हेलो बच्चों, आज हम लोग डे 8 में पहुंच चुके हैं और डे 8 में हम लोग का जो टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए, एस्केप वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, इसको तो पहले समझने के लिए हमको इस वर्ड को ही समझना पड़ेगा कि ये एस्केप क्या होता है। एस्केप मतलब होता है कि कहीं दूर चले जाना, भाग जाना। कहाँ से भाग जाना? तो जवाब है कि अर्थ से की ग्रेविटी से दूर भाग जाना। मतलब अर्थ इतना दूर चले जाए कि अर्थ को वापस खींच के ना ला पाए अपने पास, इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी चीज़ को फेंका जाए तो कभी अर्थ पे लौट के ना आए, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो इस चीज़ को जानने के लिए ना हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं जो बचपन में भी आपने देखा होगा कि मान लो एक इंसान क्या करता है, एक बॉल को फेंकता है। तो फेंकता है तो क्या होगा कि कुछ दूर जाने के बाद वो बॉल ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फेंका है। अब अगर मैंने और जोर से फेंका तो कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे गिरेगा, ये अर्थ सरफेस है। अगर मैं बहुत तेज फेंकूँ तो हो सकता है कि ये बॉल कभी ना गिरे, इसकी स्पीड हमेशा मेंटेन रह जाए। ठीक है, इसकी स्पीड हमेशा मेंटेन रहे और ये कभी ना गिरे। जहाँ तक मैं ये चल रहा था यही स्पीड अगर मेंटेन रह जाए तो क्या होगा? कभी नहीं गिरेगा बॉल। ठीक है, बॉल ऐसे चलते जाएगा। क्या हो अगर मैं इससे भी तेज फेंकूँ तो बॉल हो सकता है कि ऐसे जाके फिर ऐसे चला जाए, पार हो जाए। मतलब कभी भी लौट के अर्थ पे ना आए। देखो ये अर्थ है, अर्थ पे कभी भी लौट के ना आए। मतलब ऐसा पॉसिबल है। अब इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी, मान लो कि अर्थ से कुछ हाइट पे, इतना हाइट पे, ठीक है, इतना हाइट पे क्या हुआ, मैंने वहाँ से जाके कोई चीज़ फेंका, कोई बॉल फेंका, तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो यहीं पे गिर जाएगा। वो तो हमने वहीं पे देख लिया था, यहाँ पे गिर जाए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी ना गिरे। तो जब कभी ना गिरे, मान लो ये वेलोसिटी है अपनी 1, ठीक है, ये है अपना अर्थ। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि अगर आप इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? मतलब कैसा होगा? सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, कैसा होगा? तो है कि ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है ना, मान लो V1 से अगर फेंका जाए तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? एक ऑब्जेक्ट वापस वहीं आ जाएगा जहाँ से आपने फेंका था कुछ दूर के बाद, कुछ देर के बाद। तो इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ समझ में आ रहा है ना? जैसे अंडे का शेप होता है तो क्या होता है? वो इलिप्स होता है। तो इलिप्टिकल पाथ हो गया। अच्छा, अगर मैं और जोर से फेंकूँ, मान लो ये सेकेंड वेलोसिटी से फेंकूँ तो क्या होगा? तो सेकेंड वेलोसिटी से अगर आप फेंकोगे ना, मतलब V2 से अगर आप फेंको तो ये क्या करेगा? ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होगी ना, लगभग इतनी होगी 8 किलोमीटर। हम लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत ऊपर नहीं है, हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है। एज कंपेयर टू अर्थ हाइट जो है बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है कि 500 मीटर का हो, 200 मीटर का हो, इस तरीके का हो। तो ये कितना होगा? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ तो हाइट हम ले रहे हैं और हाइट पर डिपेंड करता है ग्रेविटी। मतलब ये कितना होता है? √g(r) से हमने इसको कैलकुलेट किया। और r क्या लिया है? r लिया है हमने रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों लिया है रेडियस ऑफ अर्थ? क्योंकि वो जो हाइट है वो एज कंपेयर टू रेडियस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ कि भाई अगर मैं इसको इस पाथ से तीसरी वेलोसिटी से फेंका और बढ़ा दिया वेलोसिटी तो क्या होगा? क्या ये एस्केप हो जाएगा? ना ना ना, अभी एस्केप नहीं होगा। अभी ये क्या होगा? फिर से इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। कौन सा पाथ? इलिप्टिकल पाथ विथ ग्रेटर रेडियस। ठीक है, अब इलिप्टिकल पाथ में रेडियस नहीं होता है, फोकस होता है, तो आप समझ लेना उस चीज को। अब अगर मैं बात करूं कि भाई और तेजी से फेंका जाए तो क्या होगा? अगर आप फोर्थ ये से फेंकोगे तो ये क्या होगा? ये होगा एस्केप हो जाएगा। मतलब तब उसकी वेलोसिटी होगी 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? इतना। जो कि वैल्यू कैसे हमने कैलकुलेट किया है, ये है 2gr का फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन अभी। फिलहाल तो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि देखो ऐसा होगा। और ये जो एस्केप होने का जो पाथ होगा ना, वो होगा पैराबोलिक। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ से ये क्या होगा? तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है आपसे कि जब वो एस्केप कर रहा होगा मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि वो एस्केप हो जाए, तो उसका पाथ कैसा होगा एस्केप होने का? तो जवाब है पैराबोलिक होगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई इससे भी ज़्यादा जोर से फेंका जाए तो ऑब्वियसली एस्केप तो होगा ही। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी होगी, मतलब V5 जो होगी ना, वो ग्रेटर देन होगी अगर 2gr से, तो भी क्या होगा? एस्केप तो होगा। लेकिन इसका जो पाथ है ना वो हो जाएगा हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक पाथ। मैथ में आपने पढ़ा है ना ये सब चीज़, पैराबोला, सर्कुलर, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब पढ़ा है। उसी को मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ कि हाइपरबोलिक पाथ से क्या होगा? एस्केप होगा। बोलो, बात समझ में आती है? अच्छा, जब तक वो एस्केप नहीं हुआ, मतलब इन तीनों जगह पे ये जो तीनों था, तब तक तो एस्केप नहीं हुआ था। तो इस समय जो आपने एनर्जी इसको दिया था वो कैसा था?
ये जो बाउंडेड एनर्जी, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाउंडेड होता है अर्थ से। तो किस एनर्जी से बाउंडेड होता है उसको हम बोलते हैं बाउंडेड एनर्जी। तो बाउंडेड एनर्जी से एनर्जी गिवन, लिख देता हूं यहां पे, एनर्जी गिवन जो था वो क्या था, छोटा था किससे, बाउंडेड एनर्जी से। बाउंडेड एनर्जी, बाउंडेड एनर्जी कौन था, जो आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय किया था, याद है आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ना, तो वो जो एनर्जी वर्क डन था, वो जो एनर्जी थी उसको हम क्या बोलते थे, बाउंडेड एनर्जी बोलते थे। तो जो आप एनर्जी दे रहे हो वो बाउंडेड एनर्जी से छोटा है, इसलिए वो बाउंड को तोड़ नहीं पा रहा है। इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में जो आपने दिया है वो एनर्जी गिवन, ठीक है, एनर्जी गिवन इज ग्रेटर देन बाउंडेड एनर्जी, बाउंडेड एनर्जी। ओके, ये बात समझ में आती है। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे एनर्जी होगी, यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी होगी, मतलब आप जितना एनर्जी दोगे उसमें से कुछ एनर्जी माइनस होगा, मतलब बाउंडेड एनर्जी माइनस होगा, तो उस समय क्या होगा, निगेटिव एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है, देखो बाउंडेड एनर्जी जो होता है ना वो निगेटिव होता है, और जो आप एनर्जी देते हो वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको पता है ना कि निगेटिव वाला अगर बढ़ा रहे हैं उसमें से पॉजिटिव छोटा माइनस होगा तो क्या होगा, फाइनली निगेटिव एनर्जी तो बचेगी। बट इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हो जाएगा पॉजिटिव एनर्जी। समझ में आता है। जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पे कि मान लो बाउंडेड एनर्जी 5 थी और आप दे रहे हो 4, तो क्या हो रहा है, ये माइनस में होता है बाउंडेड एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, नेट एनर्जी -1, क्या आया, नेगेटिव आया कि नहीं। अब यहीं पे सोचो कि मान लो बाउंडेड एनर्जी थी -5, आप दे रहे हो एनर्जी 6, तो इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। +1 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो गई। ये बात समझ में आता है। ओके, चलिए यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए इस डेटा को, फिर आगे देखते हैं। सो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी, जो आपने लिखा था ना कि √2gr है ना, तो वो वाला जो वेलोसिटी है वो हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कैलकुलेट करना। ठीक है, अभी भूल जाओ ये बात कि कितना मैंने बताया, देखते हैं अपन कितना आता है। तो आपने क्या किया, अर्थ सरफेस से एक बॉडी को उठा के फेंका है और इस तरीके से फेंका है कि वो इन्फिनिटी पे चला जाए। इन्फिनिटी पे चला जाए मतलब वो लौट के ना आए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक ना आप ये लिख लो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी फॉलो होगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में आपको पता है क्या होता है, इनिशियल क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल इनिशियल एनर्जी। तो यहाँ पे KF लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो जवाब है कि -gmm/r, पढ़ा है हमने ये बात। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 12mv²। कौन सा v है, ये एस्केप वेलोसिटी वाला v है, इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपको पता है इन्फिनिटी पे अगर पहुंच जाए तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाती है, 0। और इन्फिनिटी पे पहुंच गया मतलब मैं मान रहा हूँ कि इतनी ही वेलोसिटी दिया था कि इन्फिनिटी पे पहुंच के रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी हाउ मच, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, 0। यहाँ तक समझ में आती है। बस आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो, तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ और इसको लेके चला जाता हूँ इधर। तो कितना आ गया 10। अब आप m और m को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आता है, VE का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2gm/r, यही था। और अगर आप स्क्वायर हटा दो तो कितना आ जाएगा, दिस मीन VE इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या आ गया, रूट ऑफ 2gm/r। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आपको एक रिलेशन याद होगा, चलो फिर से डिराइव कर लेते हैं कि देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है m × g, और एक होता है कि gmm/r। पढ़ा था आपने ये चीज़। क्या हम यहाँ से m और m को हटा के क्या हम बोल सकते हैं कि gm इज इक्वल टू होता है gr। बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, देखिए कितना आता है, रूट ऑफ कितना आ गया, ये 2gm का मतलब क्या लिख दूँ, gr लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर था, अच्छा ओके, इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, gr², और यहाँ पे कितना आ गया r, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है 2gr। ध्यान रहे ये जो है यहाँ पे एक छोटा सा आपने अजम्पशन रखा है। अजम्पशन क्या रखा है कि हम बॉल को अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज से फेंक रहे हैं, बॉडी को या बॉल को क्या कर रहे हो आप, कुछ सर्टेन हाइट, मतलब बहुत छोटी हाइट, 500 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, 200 मीटर, ये हाइट से आप फेंक रहे हो। तो किससे कंपैरिजन में ये छोटा है, बहुत छोटा है। जवाब है कि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये जो हाइट है बहुत छोटी है। तो मैंने यहाँ पे r + h ना लिख के क्या लिख दिया, r लिख दिया। समझ में आ गया ये चीज़। अच्छा, तो ये फॉर्मूला अपना क्या आ गया,
अच्छा, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे, ये फॉर्मूला ये यूनिवर्सल है, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला है कि वी ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GR, ये क्या है? ये है कि एक कंडीशन था। कंडीशन क्या था यहाँ पे? है कि कंडीशन ये है कि h शुड वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या ये वाली जो बात है, ये जो बात है, ये फॉर्मूला ये वैलिड है? वैलिड फॉर ऑल प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट की अगर मैं बात करूं तो यही फॉर्मूला वैलिड होगा। पर ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला इसमें g आया है और g की वैल्यू आप 9.8 या फिर 10 लेते थे, तो ये किसके लिए होता था? तो लिख देते हैं कि दिस इज फॉर अर्थ ओनली। केवल अर्थ के लिए आपने ये वैलिड रखा है। बात समझ में आ गई? तो ये सब चीज़ों का आपको क्या करना है? ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि ये मान लो अर्थ है। ये क्या है? ये है अर्थ, जिसका रेडियस r दिया हुआ है अपने को, और एक हाइट से मैंने एक बॉल को फेंका जिसकी वेलोसिटी कितनी थी? v थी। अब ये v कितनी होगी आपसे पूछा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइट जो है ना वो इस बार कंपेरेबल है, मतलब रेडियस के इक्वल है, इस बार दिया हुआ है। इस सिचुएशन में कितना होता है उसका स्केप वेलोसिटी, आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि स्केप वेलोसिटी नॉर्मली जब सरफेस पे होता है तब कितना होता है? 11.2। क्या यहाँ पे भी 11.2 होगा? बोलो। सरफेस पे नहीं है इस बार कैसा है? इस बार बहुत हाइट पे, मतलब रेडियस के बराबर हाइट पे है, तो नहीं, इस बार नहीं होगा ऐसा। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रूट GR वाला फॉर्मूला लगाएंगे? 2GR वाला? नहीं, ये नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? देखिए, तो VE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? VE इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? 2GM/R वाला फॉर्मूला याद है? तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा R+H। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमको ये पता है। अच्छा, ये कितना बन गया पहले वो देख लो, GM/2R ऐसा आ गया, ये दोनों तो कट गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे? नहीं, ऐसे भी नहीं। आपको क्या करना है? वैल्यू नहीं पुट करना है। आपको एक चीज़ ना देखना है कि √2GM/R की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अपने को पता है। क्या यहाँ पे मैं ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दें? तो देखो कितना आता है। तो आप लिख सकते हो 1/√2 और 11.2। बोलो, समझ में आता है? क्या अपने को ये रैशनलाइज कर सकते हैं? कितना आ जाए? 11.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, और यह आ जाएगा कितना? 5, और यहाँ पे 5.6 इंटू √2, तो कितना आता है? 5.6 इंटू 1.4, 414 होता है, तो 4 लिख रहा हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14 6 जा 96, 6 बचा 9, और 14 5 जा होता है 70, और ये कितना हो गया? 79। तो 7.96 के आसपास आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इट शुड बी सी। ठीक है, समझ गया? तो हो जाएगा इतना किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा हुआ है कि देखो, दो मासेज दिए हुए हैं, M1 और M2, दिख रहा है आपको? और ये जो मास है ना, ये स्मॉल m वाला मास, इसको क्या करना है ना, मुझे एस्केप करना है, बाहर निकालना है इस ग्रेविटी के चक्कर से। तो बोलता है कि कितना हमको वेलोसिटी देनी पड़ेगी, मतलब एस्केप वेलोसिटी इस स्मॉल m का कितना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाने से रहे, क्योंकि वहाँ पे तो एक मास हुआ करता था, तो आप वो सब फॉर्मूला लगाते थे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो यही रहेगा कि जैसे आपने डिराइव किया था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो अब देखिए, इनिशियल में पहले मास की वजह से कितना यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा होगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि -G M1 फिर M अपॉन कितना? तो मान लो वो R1 है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो मान लो हम दोनों जगह का ये ले लेते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से पोटेंशियल पहले कितनी होगी, ये बताइए, सेकेंड वाले की वजह से। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फिर से क्या हो जाएगा? GM2M अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? R2, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। कौन सा v? E एक कौन सा है? तो एस्केप वेलोसिटी वाला। और फाइनली चूंकि आपको बाहर निकाल देना है, इसको एस्केप कर देना है यहाँ से, तो पोटेंशियल तो 0 होगा, और हम लोग क्या मान रहे हैं कि वहाँ जाके रुक जाएगा, तो 0 हो जाएगा ये चीज़। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। सो VE कितना हो जाएगा? VE इस केस में, अच्छा मैं M कॉमन लेके यहाँ से
कट कर दूं तो हो जाएगा काम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे g ले लीजिए बाहर, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, नीचे हो जाएगा r1, नीचे हो जाएगा यहाँ पे r2, और इस चीज़ का यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट। मतलब एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या बोलता है आप लोग को कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो है क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, ये IIT के एडवांस में पूछा हुआ है, ठीक है, एडवांस में पूछा हुआ है। और हम लोग को कुछ बातें दी हुई हैं कि जैसे सन है, यहाँ पे अर्थ है, बोलता है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अर्थ नॉर्मली टू द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ एंड सन। नॉर्मली टू द लाइन ज्वाइनिंग अर्थ एंड सन बोला है, तो मतलब ये वाला लाइन है, यहाँ से क्या फेंका है, ये नॉर्मली ऐसे बाहर फेंका है, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर फेंका है हमने। अब इधर फेंका है तो बोलता है कि आप उसकी एस्केप वेलोसिटी बताइए। ऑप्शन भी दे रखा है कि 23 किलोमीटर पर सेकेंड, 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 62 एंड 72 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ डेटा दिया हुआ है कि मास ऑफ जो सन है वो 3 × 10⁵ टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो दिया हुआ है ना वो है कि 2.5 × 10⁻, रेडियस ऑफ सन दिया हुआ है 2.5 × 10⁴ टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे एक अजम्पशन है, मान लो कि ये बहुत क्लोज है, मतलब अर्थ और सन क्या है, क्लोज है। तो अगर क्लोज है तो बताइए कि क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फिर से कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो आप लगा नहीं पाओगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि कंजर्वेशन लगाएंगे अपन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर से आप बताइए कि तो क्या होगा, पोटेंशियल इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल फाइनल, और क्या हो जाएगा, काइनेटिक भी फाइनल वाला। यहाँ पे जो पोटेंशियल बन रही होगी इस मास पे जिसको हमको फेंकना है, वो सन की वजह से भी होगा और अर्थ की वजह से भी होगा। तो अर्थ की वजह से पहले देख लीजिए कितना होता है, Gm/r, बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, सन की वजह से कितना होगा, तो ये भी लिख देता हूं मैं, Gm ऑफ सन m/ रेडियस ऑफ किसका, सन का, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v² या कौन सा, एस्केप वाला जो हम लोग को कैलकुलेट करनी थी, इज इक्वल टू 0 + 0 होगा। पता है आपको क्यों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मास अगर हम लोग कॉमन लेके इसको हटा दें तो बात बन जाएगी। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग को एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g कॉमन ले लीजिए और मान लो, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं पहले, Gm/r प्लस m ऑफ सन अपॉन ये वाला हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसके पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पूरे किसके अंदर आएंगे, रूट के अंदर आएंगे। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक आ गया समझ में। तो 2g। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हम यहाँ पे m/r प्लस ये m के जगह पे क्या लिखूँ, 3 × 10⁵ m अपॉन r के जगह पे लिख दूँ ये वाला 2.5 × 10⁴ r। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आती है। अच्छा, यहाँ तक अगर बात समझ, यहाँ पे VE हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये अपना VE इज इक्वल टू बनते जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कि VE कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि वैल्यू वाली बात है। तो यहाँ लिख दूँ मैं 2Gm, पूरे के पूरे जो है वो रूट के अंदर है, ठीक है, 2Gm/r, ये रूट के अंदर आ गया, और बाकी रूट के अंदर यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं कि यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 3.3 × 10⁵, और यहाँ पे है 2.5 × 10⁴, पूरे के अंदर क्या है, रूट के अंदर है। ये वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, ये वैल्यू कितनी होती है, ये वाला 2Gm/r, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये कैलकुलेट करनी है अपने को। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस, अच्छा इसको 5 बनाना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.25 × 10⁵ अपॉन 0.25 × 10⁵, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको रूट में रख लीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, तो 11.2 इंटू ये कितना आता है, देखो ये तो कट जाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या है 3.25 रूट के अंदर, तो 325/25 लिख देता हूँ। 5 से क्या होगा, कट जाएगा, 5 से 6 और 5 से फिर से कितना आ जाएगा 13,
ठीक है, तो 13 का रूट कितना होता होगा, अपने को तो अप्रॉक्स से मतलब है, तो 13 का रूट कितना होता है, तो अगर मैं लिख दूँ 3 3 या 9 और 4 4 या 16, तो 3.5 ले लेते हैं मान लो। ठीक है, 3.5 को 7/2 लिख देते हैं, चलो 7/2 है, 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5.6 और 7 6 42, 2 बचा 4, 35 और 4 कितना होता है 39.2 के आसपास अपना आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन लेके अपन ने सॉल्व किया है, समझ रहे हो, तो 39.2 अगर आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम लोग का सबसे जो क्लोज आ रहा है ना वैल्यू, वो आ रहा है कितना 42 किलोमीटर पर सेकेंड, यही अपना राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो गया बी। समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन। चलो मैं कॉपी करने के लिए मैं आपको पहले ये फ्रेम कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये फ्रेम पहले कॉपी कर लो, ओके, उसके बाद फिर ये वाला फ्रेम। डन, समझ गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक सवाल है जो कि जेईई एडवांस और 2015 में पूछा हुआ है, जिसमें बोला है कि एक प्लैनेट है, मान लो अर्थ हो सकता है या कोई भी प्लैनेट हो सकता है, जिसमें हमने क्या किया, एक बॉडी को, एक बॉल को समझो कि उठा के हमने क्या किया, कुछ ऐसे फेंका कि इतनी ऊपर चला जाए वो, जिसमें कि जिस जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू, मान लो h हाइट पे तक मैंने फेंका, और उस h हाइट पे उस ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो g/4 हो जाए। समझ में आ रहा है सवाल? सवाल है कि किस वेलोसिटी से मैं फेंकूँ कि एक सर्टेन हाइट तक पहुँचने पे उसका जो g है वो हो जाए g/4, और यहाँ पे दे रखा है कि escape वेलोसिटी जो है ना वो है v × √n, और v से मैंने फेंका था इसको, तो बोलता है n की वैल्यू बताइए। ओके, अब n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले मुझे बताओ कि g = क्या होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि gm/1/r² होता है ये चीज़। सो g = क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे g = क्या हो जाएगा, gm/r + h हो जाएगा, r + h का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि g' = क्या होता है, तो gr², ये g' है, ठीक है, g' कितना हो जाएगा, g' = gr², और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है r + h का होल स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा था। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कि, तो क्या हम यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं नीचे से, देखो तो अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा r² और यहाँ आ जाएगा r + h मतलब 1 + h/r का होल स्क्वायर। सो यहाँ से r² कैंसिल, यहाँ पे है g'। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि g' कितना है, g/4, तो g/4 लिख के मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँ तो देखते हैं क्या आता है, h/r का होल स्क्वायर, g और g यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 + h/r = 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो क्या आप बोल सकते हो कि h/r जो होगा वो होगा 1, 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। मतलब क्या आ गया कि h = r, कितने हाइट पे गया था मैंने, तो h = r पे गया था। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे समझाता हूँ कि अब मैं अगर लगाऊँ कि बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ui + ki = uf + kf, सबका मतलब आपको पता ही है। मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, gm/r आएगा, सरफेस पे बात कर रहे हैं ना, तो सरफेस पे ये है। अच्छा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv² है, = जब वो ऊपर पहुँचा होगा तो क्या इस बार भी 0 होगा, नहीं, इन्फिनिटी पे नहीं पहुँचा है, कहाँ पे पहुँचा है, एक हाइट तक, सर्टेन हाइट तक पहुँचा है। तो यहाँ पे इसकी ये कितनी हो जाएगी, gmm/r + r क्या हो जाएगा, r + h लिखना था, लेकिन मैं लिख रहा हूँ r + r, क्यों, क्योंकि h = r होता है, तो यहाँ पे हो गया 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जाके रुक गया है तो 0 है। अब आपको यहाँ से v² के बदले कुछ लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं बताइए। ये अगर उधर चला जाए तो उधर जाके हो जाएगा ½ mv² = -gmm अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2r, प्लस में कि माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। ठीक है, m चाहे तो हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 भी यहाँ पे कट हो जाएगा। सो v = देखो क्या आ जाएगा, v = आ जाएगा √(g
जी एम अपॉन आर। बोलो यहाँ तक समझ में आता है? अब आपको क्या बोला हुआ है कि वी ई इज इक्वल टू वी रूट एन लिखा हुआ है। वी इज इक्वल टू क्या है? वी रूट एन। और हमको पता है कि वी ई कितना है, तो वी ई कितना था, ये वाला कितना था, 2gm अपॉन आर होता है। और यही यहाँ पे आपको है दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेट करनी है। तो इक्वेट कैसे करें? तो आपको पता है कि चलो यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा ठीक है, v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ कि जी एम अपॉन आर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है, रूट एन है। और यहाँ पे कितना है, √2gm अपॉन आर। तो ये और ये यहाँ से कैंसिल। सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक 2 आ गया। अच्छा, आपको ये समझ में आया कि v के जगह पे मैंने ये कहाँ से लिखा, ये वाला ये चीज़। देखो आपने निकाला था ना ये वाला बात, v कितना होना चाहिए, तो v कितना होना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे जाके पुट करना चाहिए। तो ये यहाँ पे पुट कीजिएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और राइट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। सो बढ़िया सवाल था, इसको आपको फिर खुद से भी ट्राई करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखो 2012 में पूछा हुआ ये सवाल है जेई का। इसमें क्या बोलता है कि अच्छा 2012 में जो ये था ये एडवांस में था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 हम लोग को स्फीयर दिया हुआ है पी क्यू आर। एक का रेडियस है r, एक का है 2r, एक का है स्मॉल r। एरिया के बारे में दिया हुआ है कि एक का एरिया a है, एक का एरिया 4a है, और एक का एरिया के बारे में हमें कोई क्लू नहीं है। तीनों की डेंसिटी जो है वो सेम है, दैट इज रो। तो अब हमसे बोलता है कि mp mq, और मतलब पहले वाले का मास mp है, दूसरे वाले का मान लो mq है, और इसका जो मास है वो दोनों का सम है, mp प्लस mq है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बोलता है कि इसमें से कौन कौन से सही है। भाई मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ये मल्टीपल सही वाले हो सकते हैं ना। तो अब देखते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि mp इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। भाई मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, क्या हम mq के जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो तो mq के जगह पे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर की जगह पे 2r का क्यूब मतलब हो गया 8। ठीक है, 8 और यहाँ पे रो। और आपको पता है कि m ये क्या है, m r। तो एम आर इज इक्वल टू क्या है, दोनों का एडिशन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। और एम आर क्या है, दोनों का एडिशन, मतलब 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे रो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे रो। देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाता है। रो कैंसिल हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं कटेगा, यहाँ पे आर जैसा था वैसे ही। यहाँ पे आ गया 4/3 पाई आर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आर क्यूब इज इक्वल टू 9r क्यूब आ रहा है। सो आप बोल सकते हो कि r इज इक्वल टू 2 2 जा 4 क्या आ जाएगा, 9 है या क्या है, हाँ 9 है। तो कुछ नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू आर, ये लिख सकते हो r के जगह पे। चलो एक रिलेशन तो अपने को मिला है कि r और r वाला रिलेशन, ठीक है। मुझे बताइए कि एस्केप वेलोसिटी p के लिए कितना होगा। p के लिए होगा रूट ऑफ 2gm अपॉन r, यही होगा। अच्छा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2g तो कांस्टेंट है, तो मैं c लिख रहा हूँ, c और m अपॉन r लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, c और m के जगह पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू क्या, ये वाला जो चीज़ है ये, इसको मैं k लिख दूं, कांस्टेंट ही तो है तो k लिख देता हूँ, k। और यहाँ पे क्या आ गया, r क्यूब, यहाँ पे है अपना r, और चीज़ें रूट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r² बचेगा, सही है। क्या आ गया अपना, c रो k r² रूट के अंदर, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ x फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो सही है। चलो ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो गया, तो आगे बढ़ाते हैं। अब देखो अपने को वी क्यू निकाल लेते हैं। वी क्यू का भी फॉर्मूला क्या होता है, 2g, और m के जगह पे क्या लिखूँ, m ऑफ q है ना, तो m ऑफ q फिलहाल लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, r मतलब है 2r। तो 2g को तो अपन ने क्या बोला है, c बोला है, c।
m कितना था, तो डेंसिटी इंटू के किसको बोल रहा हूँ मैं, के बोल रहा हूँ ये के आर क्यूब 8 रो, सही है 8 रो, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 2r, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे भी, ठीक है, ये आर स्क्वायर आ गया, 2 से क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, तो अपने पास आ रहा है 4c रो के आर स्क्वायर, समझ रहा है, 4 तो बाहर भी आ सकता है, 2 बन गया, और इसको हमने क्या बोला था, x बोला था, मतलब ये हो गया 2x, तो वी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 2x, वीपी कितना आया था अपना, वीपी आया था x, तो वीपी, अब अगर कोई बोले कि भाई यहाँ पे एक रिलेशन दिख रहे हो, ये वाला सही होते जा रहा है कि q क्या है, वी क्यू, देखो यहाँ पे लिख के बोलते हैं कि वी क्यू बाई वी पी कितना आता है 2x अपॉन x, नहीं तो ये कितना आ गया, उल्टा आ गया, अच्छा इसको चेक कर लो ना, वी पी अपॉन वी क्यू कितना होता है, वी पी कितना है x, ये कितना है 2x, तो ये दोनों गए, और यहाँ पे आ रहा है 1/2, मतलब ये थर्ड ऑप्शन तो सही है, सी वाला। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब ना हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि वी आर कितना होता है, वी आर कैलकुलेट करें। अब देखो वी आर जब आप कैलकुलेट करोगे तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, कितना आ गया 2g और m कौन सा, r वाला, डिवाइडेड बाई r डैश या स्मॉल r लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C9 रो के, और यहाँ हो जाएगा r क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 9 पे पावर 1/3 r। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा अब देखते हैं कितना आता है, ये फिर से क्या आ गया, रो C के आर स्क्वायर, यहाँ से कटेगा ना ये, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 9 पे पावर कितना हो जाएगा ये 2/3, 9 पे पावर 2/3, ओके 9 पे पावर 2/3, और यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे, क्लियर है यहाँ तक। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, दिस इज x पे पावर क्या x है, और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 पे पावर 1/3, देख रहे हो स्क्वायर और रूट पता है ना आपको कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो वी आर ये अपने को मिलते जा रहा है, वी आर इज इक्वल टू कितना, इतना, और तो ये कितना होता होगा 9 पे पावर 1/3, लगभग 2.1 के आसपास में, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, अपना वी आर आ रहा है, फिर उससे छोटा कौन, उससे छोटा है अपना वी क्यू, और उससे भी छोटा कौन है वी पी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, आर क्यू पी कौन सा सही है, देखो आर क्यू पी, इट शुड बी बी, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, एंड कौन सा, सी, बी और सी आ रहा है, सही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ों को कॉपी कर लीजिए। तो एक फ्रेम मैं ये रखता हूँ, कॉपी हो गया, अगला फ्रेम मैं आपके लिए ये रखता हूँ।